नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, इस वक्त मार्केट अच्छा चल रहा है, आपके पोर्टफोलियो में भी हरियाली लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन एक कमेंट मेरे पास आया था, उन्होंने एक पर्सनल लोन लिया हुआ है और उसकी कुछ ईएमआई लगातार जा रही है। अब सवाल ये है कि पर्सनल लोन लिया है तो उसकी ईएमआई को बढ़ा दें या वो पैसा म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दें तो क्या होगा। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं, जैसे मान लो होम लोन लिया आपने या कोई ऐसा लंबे समय का लोन आपने लिया है, तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप जितने की ईएमआई भरते हैं कुछ पैसा ज़रूर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। लेकिन आज हम इसको करके देखते हैं कि किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपके कुछ कमेंट भी लूँगा। तो मेरे पास, मैं आपको दिखाऊँ तो ये उस पर मैं चर्चा करूं, उसके पहले कमेंट है मेरे पास। किरण रत्न पारखी सरकस लिखते हैं, सर 13 साल के लिए 1 करोड़ लिया के लिए कितना लमसम करना पड़ेगा। 13 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए तो कितने रुपए का लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, यदि 17 लाख रुपए आप जमा करते हैं, एक साथ 17 लाख रुपए जमा करते हैं और आपके पोर्टफोलियो ने इस 13 साल में 15% का रिटर्न दिया तो आप 1 करोड़ प्लस हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो ने मान लो 13% का रिटर्न दिया तो इसके लिए आपको 21 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, तब आप 1 करोड़ प्लस में होंगे। यानी लगभग आपको 21-22 लाख रुपए एक साथ जमा करेंगे तो 13 साल में आपके 1 करोड़ बन सकते हैं। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यदि आप इसके पैसे की जगह अगर आप टाइम बढ़ा देते हैं तो आप टाइम बढ़ा देते हैं तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। चलिए अगले कमेंट पर देख लेते हैं। इनका कहना है मुन्ना लाल, ये लिखते हैं, मुन्ना सारपे, पर्सनल लोन 13 लाख रुपए का लिया है, जिसमें से अभी 11,64,000 शेष बचा है चुकाने का। 12.5% लोन की ब्याज दर है और ईएमआई जा रही है 25,755 रुपये और म्यूचुअल फंड निवेश 6,000 मंथली चल रहा है। पहले लोन क्लियर करें या दोनों जारी रखें, प्लीज़ सजेस्ट। देखिए, ये सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन एक हम चर्चा करके देखते हैं कि यहाँ गणित में क्या कहता है इसका गणित। देखिए, 13 लाख का पर्सनल लोन लिया, ब्याज की दर है 12.5%, इसका मतलब आपका टाइम है 6 साल का। आपने टाइम नहीं लिखा है, लेकिन मैं देख रहा हूं शायद आपका टाइम 6 साल का है और तब आपकी ईएमआई बन रही है 25,755 रुपये मंथली। अब 6 साल में आप 13 लाख रुपए के लोन और इस ईएमआई पर जो टोटल इंटरेस्ट देंगे बैंक को वो होगा 5,54,326 रुपये। इतने रुपए का ब्याज आपको चुकाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगी होगी वो अलग होगा। अब आपके सवाल को ही देखें तो यदि 6,000 रुपये की ईएमआई बढ़ा दूं या 6,000 की एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर दूं, क्या सही होगा। इसको जानने के लिए पहली चीज़ तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अगर लोन का भार हमारे सिर पे ना हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और भी है कि अगर ईएमआई हम ज़्यादा कर देते हैं तो फिर दोबारा कम करने में परेशानी होगी। और अगर हम कुछ पैसा कहीं म्यूचुअल फंड में रख देते हैं या किसी बैंक में रख देते हैं तो रिटर्न कम तो मिलता है, लेकिन हमारे पास ये पैसा किसी आवश्यकता पर काम करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं, ऐसा भी होता है। पर चलिए देखते हैं, आपने 13 लाख रुपए का लोन लिया 12.5% की दर से, 6 साल के लिए लिया तो आपकी ईएमआई बन रही है 25,755 रुपये और यहाँ पर ब्याज देना पड़ रहा है आपको 5,54,000 रुपये। अब यदि अगर हम इसको देखें, अगर हम इस ईएमआई को बढ़ा देते हैं और बढ़ाकर कर देते हैं, जैसा कि आपने कहा 6,000 रुपये का जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी जा रही है उसको मैं ईएमआई में कर दूं, तो मैं मान लेता हूं कि अब आपकी ईएमआई आपने बढ़ा दी, 6,000 रुपया प्लस कर दिया तो आपकी ईएमआई जाने लग गई 31,598 रुपये मंथली। ऐसी स्थिति में
आपका जो इंटरेस्ट होगा वो लगभग हो सकता है 4,06,308 रुपये। 4,06,308 रुपये का इंटरेस्ट कब होगा? जब आप EMI में 6,000 रुपये बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आपने जब नहीं बढ़ाया था तब कितना हो रहा था? 5,54,000 रुपये। अब इन दोनों को हम देखते हैं साथ में। अब आप मान लो आप वो 6,000 रुपये की EMI को नहीं बढ़ाते हैं और किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। इस 6,000 रुपये महीने की आपने SIP करी, 15% का रिटर्न यदि आपके म्यूचुअल फंड ने दिया और 6 साल का टाइम आपने यहाँ पर भी दिया, तो आप यहाँ पर रिटर्न मिलेगा आपको 2,48,385 रुपये। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये सिर्फ गणित है। फ्यूचर में क्या होगा? रिटर्न कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम इसको ये मान के चलें कि चलो 12% का रिटर्न ही दिया इस SIP ने, तो भी आपको यहाँ पे जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा वो बनेगा 1,89,615 रुपये, यानी लगभग 1,90,000। अब दोनों को हम अंतर देख लें तो आप देखेंगे लोन इंटरेस्ट EMI 25,755 रुपये की EMI जा रही थी। 6 साल में आपका लोन चुक रहा था 5,54,326 रुपया। जब EMI 6,000 रुपये और प्लस कर देते हैं तो अब आपकी EMI जाती है 31,598 रुपया। अब ऐसी स्थिति में आपको ब्याज लगता है 4,06,308 रुपया। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर को भी देख लेते हैं। अंतर देखते हैं, SIP 15% मिला रिटर्न तो आपको रिटर्न मिल सकता है 2,48,385 रुपया। 12% अगर रिटर्न मिला तो 1,90,000 लगभग आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें 25,755 रुपये की EMI से ब्याज आपका जा रहा था 5,54,326 रुपये। और जब आपने EMI बढ़ा दी 31,598 की लोन की EMI कर दी तो अब आपका इंटरेस्ट जा रहा है 4,06,308 रुपये। तो ये दोनों के ब्याज के अंतर को देखें तो ये निकल कर आता है 1,48,018 रुपये। यदि आप EMI बढ़ाते हैं तो आप अपने ब्याज की राशि को 1,48,000 रुपये कम कर सकते हैं। लेकिन अब दोनों को यहाँ पर कंपेयर करके देखें तो आप समझ जाइए, SIP 12% रिटर्न आपको 1,90, 15% से 2,48 और आपको यहाँ पर जो ब्याज है उसमें 1,48,000 रुपये बच रहा है। लेकिन अगर आप SIP करते हैं तो हो सकता है आपको ये अमाउंट मिले या ये अमाउंट मिले। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं कि लोन चुक जाए, भार कम हो जाए, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन ये तरीका भी एक अच्छा तरीका इसलिए है कि कुछ पैसा कभी कोई आवश्यकता पड़ने पर हम इन पैसों का इस्तेमाल अपने जीवन जीने के लिए, जीवन में आई हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए ये प्लानिंग भी एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है। बाकी निर्णय आप अपने अनुसार करें। इसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हैं और लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं या अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। लगभग हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कुछ फंड को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आज मैं कुछ कमेंट ले लेता हूं जो कमेंट मेरे पास हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। चलिए अगले कमेंट पर देखते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट है कृष्ण सिंह जी का। ये लिखते हैं, नमस्कार सर, 10,000 की SIP करना चाहता हूँ 10 साल के लिए। फंड में लगाना है कि अलग अलग फंड में? देखिए, एक ही फंड में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही एक ही फंड में, ना ही एक एक AMC में। अगर आप 10,000 रुपये महीने की SIP करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कम से कम 6 से 7-8 फंड तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 6 से 7-8 फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और वो भी एक ही AMC के नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग AMC के फंड में लगाएं। अब आप लिखते हैं किस फंड में लगाऊं? तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका समय आपने नहीं लिखा है। अगर आपका समय 10 साल 12 साल से ऊपर का है तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप
और फ्लेक्सी कैप कम से कम इस फंड में स्मॉल कैप के 2 ले लीजिए, मिड कैप का 1 ले लीजिए, फ्लेक्सी कैप 1 ले लीजिए और चाहे तो एक आध मल्टी कैप भी आप ले सकते हैं। लेकिन समय को ध्यान रखिएगा, अगर समय ज़्यादा है तो स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगाएं, मिड कैप में उससे थोड़ा सा कम और फ्लेक्सी कैप में और कम लगाएं। लेकिन अगर समय कम है तो आप उल्टा चलें, लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाएं और मिड में ऐसा करते कम चलें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अजय कुमार जायसवाल सर लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आप कहाँ थे सर, आपका वीडियो देखता हूँ, दिन अच्छा होता है। थैंक यू अजय कुमार जायसवाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं कुछ कामों में व्यस्त था इसलिए बीच में मेरे वीडियो नहीं आ पाए, पर आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। बद्री भैया आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। राजू दत्त सर लिखते हैं, नमस्कार सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में फंड है तो क्या सारे फंड का जो फोलियो नंबर होता है वो क्या सबका अलग अलग होता है या सबका एक ही फोलियो नंबर होता है, बताएं। देखिए वैसे तो ये फोलियो नंबर हर एएमसी का, जिस एएमसी का, अगर आपने एसबीआई का फंड लिया है तो एसबीआई का फोलियो नंबर अलग होगा, एचडीएफसी का लिया है तो उसका फोलियो नंबर अलग होगा, और अगर आपने निप्पॉन का लिया है तो उसका भी फोलियो नंबर अलग होगा। वैसे तो होना यही चाहिए, जब हम बैंक में खाता खोलते हैं तो हमारा एक ही अकाउंट नंबर होता है। एसबीआई में खोला तो एक फोलियो नंबर, एचडीएफसी में एक फोलियो नंबर, निप्पॉन में एक फोलियो नंबर, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। पर मैं देखता हूं कि कभी कभी ऐसा देखने मिलता है कि अगर आपने निप्पॉन इंडिया या किसी भी म्यूचुअल फंड एएमसी के 2 फंड ले लिए हैं, 3 फंड ले लिए हैं, तो आपको अलग अलग फोलियो नंबर शो होते हैं। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फोलियो नंबर को लिख कर रखें और उसका जो ईमेल में कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसका प्रिंट रख लें। फोलियो नंबर हर एएमसी का अलग अलग होगा, लेकिन एक ही एएमसी का एक फोलियो नंबर होना चाहिए। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि एक ही एएमसी अगर आपकी 2-3 एसआईपी चल रही है, लमसम कर दिया है, तो वो लोग अलग अलग फोलियो नंबर अलॉट कर देते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। बबन सर लिखते हैं, सर मैं एसबीआई अकाउंट में 50,000 डाला है, अभी मार्केट डाउन है, वैल्यू बढ़ी नहीं है, क्या 3 मंथ हो गए हैं तो कंटिन्यू करूं, क्या मेरा नाम बबन निकाले। देखिए 3 महीने में मार्केट में डरना नहीं है। 50,000 रुपया आपने लगाया है और 3 महीने हुए हैं तो मार्केट में अभी परफॉर्मेंस चला ही कहाँ है। बने रहें मार्केट में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने मार्केट को या किसी भी म्यूचुअल फंड को जांचना ठीक नहीं। ओदा चंद्रकांत सर लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, सर जी बंधन स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कौन सा अच्छा रहेगा। देखिए दोनों फंड सारे अच्छे हैं, बंधन भी अच्छा है, निप्पॉन भी अच्छा है, लेकिन इस वक्त में अभी 2-3 महीने की स्थिति में अगर देखें तो बंधन स्मॉल कैप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निप्पॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमी देखने मिल रही है। ऐसा नहीं कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया फंड है, पुराना फंड है, निप्पॉन भी और बंधन भी, दोनों फंड बहुत बढ़िया है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रजनीश वर्मा सर लिखते हैं, नमस्कार सर, एज 54 साल है, 5,000 से एसआईपी करनी है, कौन से फंड में लें 6 साल के लिए। देखिए रजनीश सर, 6 साल अगर आपको करना है तो 6 साल में आप 5,000 रुपये की एसआईपी करके यहाँ बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते। तो मैं कहूँगा कि अगर टाइम इतना ही है तो आपको कुछ एफडी से ज़्यादा पैसा मिल सकता है, तो आपको आर्बिट्रेज फंड वगैरह में आप जा सकते हैं, आर्बिट्रेज फंड ले लें, या फिर शॉर्ट टर्म एसबीआई का शॉर्ट टर्म डेट फंड है उसमें चले जाएं। लेकिन 5-6 साल के लिए कुछ ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका समय 10 साल के ऊपर का है, 10 साल लगभग है, तो आप यहाँ पर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये 5,000 रुपये की एसआईपी में भी आप एक म्यूचुअल फंड ना लें, कम से कम 4 या 5 म्यूचुअल फंड में 1-1 हज़ार रुपये की एसआईपी कर दें। अब एसआईपी कैसे करें, कुछ 2-3 मल्टी कैप ले लीजिए, मल्टी कैप फंड 2 या 3 ले लीजिए, 1-2 फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक कोई लार्ज कैप ले लीजिए जिसका एवीएम सबसे ज़्यादा हो, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 34,000 करोड़, ऐसे एएमसी और म्यूचुअल फंड है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। बाकी 6 साल बहुत अच्छा पैसा बनने की उम्मीद म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में ना करें। आतिश बांकले सर लिखते हैं, सर
आपने प्रीवियस टाइम ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और बताया भी है कि एक ही फंड में इन्वेस्ट ना करें। बिल्कुल सही, अभी भी कह रहा हूं कि नहीं करना है। और मैंने आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो भी किया है कॉन्ट्रा फंड का। डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें? कॉन्ट्रा फंड का डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा सर? वो अलग है। जब हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड करो, इसका मतलब ये तो कॉन्ट्रा अलग ही टाइप का फंड हो गया। इसको तो आप कहीं कंपेयर कर ही नहीं सकते आतिश सर। आप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपके पास कॉन्ट्रा फंड अगर है तो कॉन्ट्रा, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं साथ में डाइवर्सिफिकेशन करें तो इसमें कुछ स्मॉल कैप भी होना चाहिए, लार्ज कैप ले सकते हैं, इंडेक्स फंड ले सकते हैं, मिड कैप ले सकते हैं, इस तरह करके डाइवर्सिफिकेशन होगा। सिर्फ कॉन्ट्रा फंड में आप बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन तो वो नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। हो सकता है दूसरे कॉन्ट्रा फंड और दो फंड और हैं, जेएम का भी है शायद, वहां पर आप करते तो कुछ अंतर देखने मिलेगा, लेकिन इसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन के लिए मतलब कॉन्ट्रा के अलावा स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, गोल्ड हो, इस टाइप के म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में होते हैं, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।